सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के बारे में देखते हैं। हमने जैसे पिछले टॉपिक को देखा कि किस प्रकार से डाइजेशन जो है वो ह्यूमंस में होता है। अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन। Now we have discussed nutrition in organism in the last section. The food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes. तो हमने पिछले सेक्शन में देखा कि एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है न्यूट्रिशन के द्वारा, खाना खाने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको अलग अलग लाइफ प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा और अदर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा भी। डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज। लेकिन जो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं, सिंपल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यूनिसेलुलर नहीं मल्टी सेलुलर की बात कर रहा हूँ मैं, उनके अंदर ये अलग अलग तरीके से होता है। कुछ क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के लिए इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके इसको तोड़ा जाता है खाने को। तो ऑक्सीजन जब खाने के साथ मिलती है तो खाना जो है ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन सम यूज अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती, यानी कि ऑक्सीजन का यूज़ भी होता है फूड ब्रेक डाउन में, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं भी करते हैं। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप is the breakdown of glucose, a 6 carbon molecule into a 3 carbon molecule called pyruvate। अब इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो ये रहता है कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज के अंदर आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12, तो यहाँ पर O6 6H12O6 होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टास्क ये रहता है, स्टेप ये रहता है कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल को तोड़कर 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदला जाए, जिसको पायरुवेट कहा जाता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस जो होता है ना, 6 मॉलिक्यूल को तोड़कर 3 मॉलिक्यूल में लाने वाला, कार्बन मॉलिक्यूल में लाने वाला, इसको पायरुवेट कहते हैं और ये साइटोप्लाज्म में होता है। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद का जो प्रोसेस रहता है उसमें ये जो पायरुवेट है ये फर्दर इथेनॉल में बदला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इससे बनता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ईस्ट के दौरान फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ये होता है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, यानी कि ईस्ट के अंदर जो होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने का जो नेक्स्ट स्टेप है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इसीलिए इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एनएरोबिक आ गया तो मैं आपको एरोबिक भी बता दूँ। एरोबिक और एनएरोबिक में फ़र्क ये होता है कि जो प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एनएरोबिक। एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर वो एब्सेंस ऑफ एयर में होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो वो होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन अगर पायरुवेट से ऑक्सीजन के द्वारा बनाया जा रहा है तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेल दैट आई विल शो यू इन द सेल चैप्टर, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, जो कि शायद आप 9th में करके भी आए हैं। This process breaks up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो पायरुवेट है जिसके अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटकर बन जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, जो मैंने आपको बताया जस्ट। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनएरोबिक प्रोसेस। अब एरोबिक और एनएरोबिक, एनएरोबिक हमने पीछे पढ़ा जो यहाँ पर होता है कि ब्रेकडाउन होता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा, यहाँ पर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती है ज़्यादा। लेकिन जो दूसरा प्रोसेस है पायरुवेट का, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटना, और क्या बनेगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी पैदा होती है। यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी पैदा होती है बहुत कम होती है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। समटाइम्स व्हेन there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid which is also 3 carbon molecule.
अब ऐसा भी होता है कई बार कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ये प्रोसेस जो है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बनना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रोसेस फिर पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। तो यहाँ पर एक और रास्ता आ जाता है। समझो कि आपको यहाँ पहुँचना है और उसके लिए आप इस रास्ते से जा रहे हैं। अगर ये रास्ता बंद है सपोज, तो आप एक और रास्ता दिया गया है जिससे आप वहाँ जा सकते हैं। और वो क्या है, एक और पाथवे जिसमें पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में बदल दिया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है वो भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी कि जैसे हमने देखा पीछे कि जो पायरुवेट है वो भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और जो लैक्टिक एसिड है वो भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स। अब ये जो लैक्टिक एसिड सडनली बॉडी के अंदर बिल्डअप होता है हमारे मसल्स के अंदर, तो इससे कभी कभी हमें क्रैम्प्स आ जाते हैं। आपने देखा ना, मोच आ जाना, खिंचाव आ जाना, वो चीज़ें। तो इन प्रोसेस को हम और डिटेल में यहाँ पर इस चार्ट के द्वारा देख सकते हैं। आप सब लोग ध्यान से देखिए कि चार्ट में किस प्रकार से इसको समझाया गया है। तो लेट्स सी, देखिए जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो बनता है पायरुवेट, और जो पायरुवेट है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और साथ में एनर्जी पैदा होती है। ये प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये जो पायरुवेट है इसके 3 तरीके हैं चेंज होने के। पहला है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ईस्ट के अंदर होता है। वहाँ पर ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी पैदा करता है। यहाँ पर इथेनॉल जो है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये कब होता है, जब ऑक्सीजन नहीं होती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एनएरोबिक। So this is anaerobic respiration because it is absence of oxygen। वही अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात की जाए, जिसको हम एरोबिक बोलते हैं, तो अगर सपोज ऑक्सीजन प्रेजेंस है और तब ब्रेकडाउन हो रहा है पायरुवेट का, तब क्या होता है, तब प्रेजेंस, ये जो घटना है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इस समय प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अ लॉट ऑफ एनर्जी। ये दोनों प्रोसेस हमने यहाँ पर देख लिया, एरोबिक और एनारोबिक। इट्स वेरी सिंपल। अब कभी कभी बॉडी के सेल्स के पास ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए एब्सेंस है, एब्सेंस मतलब बिल्कुल नहीं है, तो एनारोबिक। प्रेजेंस होता है एरोबिक, लेकिन यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा नहीं है, नो ऑक्सीजन नहीं बताया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं बताया, बट लैक ऑफ ऑक्सीजन, कमी बताई है। ये हमारे मसल सेल्स में होता है। तो ऐसे केस के अंदर जो पायरुवेट है वो पहले लैक्टिक एसिड में बदलेगा और साथ में हमें एनर्जी मिलेगी। और यहाँ पर ये लैक्टिक एसिड जो है, दिस इज ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो इस सिचुएशन के अंदर हमें क्रैम्प्स महसूस होते हैं, कभी कभी सडनली बॉडी के अंदर कुछ जगहों पे क्रैम्प्स आ जाते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी विच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। अब यहाँ पर जो एनर्जी मिलती है हमको, यानी कि यहाँ पर जो आप एनर्जी देख रहे हैं ना, सब केसेस के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, द एनर्जी रिलीज, ये जो एनर्जी है इसको तुरंत इमीडिएटली इसका उपयोग किया जाता है एक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं एटीपी, एडिनो ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। ये आपको याद रखना है बिकॉज ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। अब ये एटीपी क्या है, एटीपी जो है वो बॉडी के जो सारे सेल्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को करने के लिए फ्यूल का काम करता है। फ्यूल जैसे आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाते हो, डीजल डलवाते हो, घर के अंदर जो खाना बनाने के लिए आप गैस का यूज़ करते हो, तो वो फ्यूल है। तो वैसे ही एटीपी जो एक तरह से फ्यूल है, जो कि हर एक सेल की एक्टिविटी को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन दीज प्रोसेसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी which can drive the endothermic reactions taking place in the cell। अब यहाँ पर क्या होता है, एटीपी जो है, जो कि फ्यूल है, उस फ्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है। वो फ्यूल टूटता है और एनर्जी पैदा करता है फिक्स्ड अमाउंट में, और ये एनर्जी जो है वो सेल्स के अंदर की रिएक्शंस जो होती हैं उनको पूरा करने में मदद करता है। वो एनर्जी सेल, वो रिएक्शंस, वो
जो एनर्जी है वो सेल के अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी रिएक्शंस होते हैं, उसको पूरा करने में मदद करती हैं अंदर, इसीलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी कहा जाता है। तो एटीपी का काम है, तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से एटीपी इज अ फ्यूल। तो एटीपी का फुल फॉर्म आपको बिल्कुल याद रखना है, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, आई थिंक यहाँ पर दिया होगा, यहाँ पर नहीं दिया गया, बट इट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन। अब अगर बात करें एरोबिक की, तो एरोबिक जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन पे। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू इंश्योर दैट देयर इज अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। इस कारण से जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन लेते हैं, करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं सांस में, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे, ये बहुत ही ज़रूरी है। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो गैसेस को एक्सचेंज किसकी मदद से करते हैं? स्टोमेटा की मदद से, जो हमने कल पढ़ा था। एंड द लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। और उनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती हैं, यानी कि सेल्स के बीच की जो स्पेसेस होती हैं, वो स्पेसेस ये इंश्योर करती हैं कि सेल्स जो हैं वो कांटेक्ट में रहें। किसके कांटेक्ट में? एयर के कांटेक्ट में रहें। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है। डिफ्यूजन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ऑक्सीजन की मात्रा सेल के बाहर ज़्यादा है और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, तो क्या होगा? अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो बाहर यानी कि जो हाई कंसंट्रेशन एरिया होता है, यानी कि ऊंचाई से निचाई की तरफ ये बहता है, तो यहाँ पर हाई है इसलिए वो अंदर आएगा इनसाइड द सेल, और यहाँ पर अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है इसलिए वो बाहर जाएगा। तो इसी को डिफ्यूजन कहा जाता है, द माइग्रेशन और द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है। They can go into cells or away from them and out into the air. The direction of diffusion depends upon the environmental condition and the requirement of the plants. At night, when there is no photosynthesis occurring, carbon dioxide eliminating is the major exchange activity going on. During the day, CO2 generated during respiration is used up for the photosynthesis. Hence, there is no CO2 release. Instead, oxygen release is the major event at this time. अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मॉर्निंग के समय पे जो है पत्ते जो हैं, पौधे जो हैं, वो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, लेकिन एट नाइट, रात की बात करें तो उस समय फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। क्यों नहीं होता है आपको पता है? बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, और रात के समय सूरज नहीं होता है इसलिए सनलाइट नहीं होती है, तो रात के समय जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं होता है, इस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, ठीक है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। लेकिन दिन के समय में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, और रेस्पिरेशन यानी कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। यानी कि दिन के समय प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में हमको ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। लेकिन रात को ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग लेते नहीं हैं, बिकॉज इट स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज देयर इज नो सनलाइट प्रेजेंट at night, we can say. Now, animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced. Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water use the oxygen dissolved in water. अब अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं अलग अलग प्राणियों के अंदर जिस जगह पर वो रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं, दे आर टेरेस्ट्रियल, एवियंस और इवन एक्वेटिक एनिमल्स, तो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर रहते हैं, उसी के आधार पे उनका जो ऑक्सीजन लेने के जो ऑर्गन्स हैं वो बनाए जाते हैं। जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें, हम लोग अपनी बात करें इवन, तो हम लोग ऑक्सीजन को डायरेक्टली ब्रीथ कर सकते हैं थ्रू लंग्स, लेकिन वो एनिमल्स क्या जो पानी में रहते हैं
तो पानी के अंदर आपको पता है वाटर इज H2 यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो एनिमल्स जो हैं, जो प्राणी जो पानी में रहते हैं, वो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन वो हमारी तरह तो नहीं ले पाएंगे ऑब्वियसली। अब आप देखिए, अगर आप सांस लेने के लिए पानी के अंदर नाक डालकर सांस लेंगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू ब्रीथ। तो फिर ये प्राणी कैसे ब्रीथ कर लेते हैं पानी के अंदर? सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, पानी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी कम मात्रा में होती है हवा के मुकाबले। हवा के अंदर ऑक्सीजन आपको पता है काफ़ी है, लेकिन पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ज़मीन पर रहने वाले प्राणी हैं उनके अंदर जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो काफ़ी स्लो रहता है, जबकि पानी वाले एनिमल्स के अंदर फास्ट होता है। आपने देखा होगा फिश को, कभी आप टीवी में देखा होगा फिश को जब बाहर निकाला जाता है पानी से, तो वो एकदम से ऐसे एकदम क्विकली, बहुत ही तेज़ उसकी सांसें चल रही होती हैं, जबकि हम लोग बात करें अपनी या फिर किसी और प्राणी की तो वो नॉर्मली ब्रीथ करते हैं। तो इससे पता लगता है कि पानी के अंदर जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो ज़्यादा होता है एनिमल्स का। फिशेस टेक इन वाटर, एक मिनट रुकना बेटा। तो हमने देखा कि फास्ट जो रेस्पिरेशन है, रेट ऑफ ब्रीदिंग वो फास्ट होता है एनिमल्स के अंदर जो पानी में रहते हैं। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। अब फिशेस जो होती हैं उनके पास लंग्स नहीं होती, यानी कि वाटर एनिमल्स जो होते हैं उनके पास लंग्स नहीं होते, दे आर हैविंग गिल्स। और फिश क्या करती है, पानी जो उनके मुंह में जाता है उस पानी को वो फोर्स करती है गिल्स की तरफ, और जब वो पानी गिल्स में से पास होता है तो उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली जाती है ब्लड के द्वारा। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। जबकि हम बात करें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है उसका उपयोग करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। दिस ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन द डिफरेंट एनिमल्स। अब ये जो ऑक्सीजन जो हम लोग ज़मीन पे रहने वाले प्राणी जो लोग लेते हैं जो ऑक्सीजन, उसको अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere। अब surface area इन organisms के अंदर जो organs हैं जो कि absorb करते हैं ऑक्सीजन को, उसका surface area काफ़ी ज़्यादा होता है उस particular organ का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन absorb की जा सके। Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine and delicate। अब ये जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये एक ही सरफेस पे होना होता है, यानी कि वाया लंग्स जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें और वाया गिल्स इन फिशेस। तो ये सरफेस जो है इट शुड बी फाइन, ये बहुत ही एकदम परफेक्ट होना चाहिए, साफ सुथरा एकदम सीधा होना चाहिए, और डेलिकेट बहुत ही लचीला भी होता है ये। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, सो देयर हैव टू बी पैसेजेस दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। अब ये डेलिकेट ऑर्गन होने की वजह से इसको बॉडी के बाहर नहीं रखा जा सकता, अगर बाहर होगा तो ये खराब हो जाएगा ऑर्गन। तो ये खराब ना हो सके, डेलिकेट ऑर्गन है, काफ़ी नाजुक है, इसलिए इसको बॉडी के अंदर रखा जाता है। और अगर ये बॉडी के अंदर होगा तो हमें कोई पैसेज तो चाहिए ना जिससे हवा वहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि सारा कलेक्शन जो है वो इसी पर्टिकुलर ऑर्गन में होना है। In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed। तो इसी के लिए हवा के अंदर आने का और बाहर जाने के लिए भी एक मैकेनिज्म रखा गया है जहाँ पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है, यानी कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की जो साइट है वहाँ पर एक प्रोसेस और होता है जिसमें हवा जो है ऑक्सीजन जो है अंदर और बाहर ली जा सकती है और दी जा सकती है। अब ह्यूमन बींग्स की बात करें तो फिगर 6.9 में बताया गया है, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। नाक जो होता है हमारा, नॉस्ट्रिल्स जो नथुने बोलते हैं, यहाँ से हमारी जो ऑक्सीजन जो है, एयर जो है वो अंदर जाती है। दे आर एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। आपको पता है हमारे नाक के अंदर बाल रहते हैं छोटे छोटे, जो कि हवा को फिल्टर करने का काम करते हैं ताकि गंदगी बॉडी के अंदर ना जा सके। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। इसके साथ साथ हमारे नाक के अंदर म्यूकस नामक मटेरियल होता है, जैसे कि मैंने पीछे बताया था आपको, स्टमक की लाइनिंग को कवर करने के लिए भी म्यूकस होता है, वैसे ही यहाँ पर हमारे नाक के अंदर भी म्यूकस होता है जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करता है।
फ्रॉम हेयर द एयर पासेज थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। यहाँ से एयर जो है वो थ्रोट में जाती है, गले में, और फिर वहाँ से होते हुए वो लंग्स में जाती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। हमारी जो थ्रोट, हमारा गला रहता है, वहाँ पर रिंग्स रहती है कार्टिलेज। कार्टिलेज एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, लचीला एक मटेरियल होता है, जैसे कि जो आपका कान है वो कैसे कान के अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती है, इट इज़ मेड फ्रॉम कार्टिलेज ओनली। तो वैसे ही कार्टिलेज की रिंग्स जो होती हैं वो थ्रोट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दीज इंश्योर दैट द एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स। ये ध्यान रखती हैं कि एयर का जो पैसेज है वो कोलैप्स ना हो सके। आपने देखा कि ये जो पाइप है हमारी, एयर पाइप बोल सकते हो आप, अब ये आपस में कोलैप्स मतलब ये इस तरीके से आपस में जुड़ ना जाए, बंद ना हो जाए पाइप, इसलिए इसके अंदर कार्टिलेज होता है ताकि वो वहीं पर रहे, यानी कि उसकी पोजीशन यही रहती है फॉर एवर। अब यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में आप पिक्चर में भी, हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि दिस इज नेजल पासेज, फिर ऐसे जाकर ये देखिए कार्टिलेज बता रखा है इन्होंने, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो कि इसको सीधा रखते हैं। फिर किस प्रकार से जो हमारे बॉडी के अंदर ये जो लंग्स हैं यहाँ तक एयर पहुँचती है वो हम आगे देखते हैं। नाउ विद इन द लंग्स द पासेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एल्वियोली। अब लंग्स के अंदर पासेज जो है वो डिवाइड होता है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, जिनको हम कहते हैं एल्वियोली, जो कि यहाँ पर आप पिक्चर में कहीं ना कहीं पाएंगे। ये देखिए ये पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड एल्वियोली। द एल्वियोली प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। एल्वियोली जो है वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है एक्सचेंज के लिए गैसेस के, यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ये जो एल्वियोली है इसकी वॉल्स के ऊपर बहुत सारा एक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, बहुत सारी नसें यहाँ पर जुड़ी होती हैं एल्वियोली से। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स व्हेन वी ब्रीद इन we lift our ribs and flatten our diaphragm and the chest cavity becomes larger as a result. अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे हम जब सांस अंदर लेते हैं तो हमारी चेस्ट जो है वो उड़ जाती है ऊपर, लिफ्ट हो जाते हैं हमारे रिब्स, और काफ़ी ज़्यादा चेस्ट जो है वो बड़ी हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोली। अब जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हमारी चेस्ट एक्सपैंड हो जाती है, फूल जाती है, जिससे लंग्स के अंदर हवा सक कर ली जाती है, और एल्वियोली जो है उसके अंदर जो एयर है ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोली। ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि बॉडी के अंदर जो यूज्ड ऑक्सीजन, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम जिसको बोलते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उस ब्लड को लेकर आता है और कहाँ छोड़ देता है? एल्वियोली के अंदर छोड़ देता है। एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। फिर यहाँ पर जो एल्वियोली के अंदर जो एयर थी, यानी कि ये तो एक पार्ट से आई, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर आई जो कि बॉडी के अंदर से आई है, लेकिन जो दूसरा एल्वियोली के अंदर जो कि एयर हमने ऑक्सीजन जो बाहर से सक की थी, जो एब्जॉर्ब की थी, वो एयर जो है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है बॉडी के हर एक पार्ट तक, यानी कि ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। अब ये जो ब्रीदिंग साइकिल होती है हमारी, यानी कि सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इसमें लंग्स के पास एक्स्ट्रा वॉल्यूम यानी कुछ वॉल्यूम तो पहले से बची होती है ताकि एब्जॉर्प्शन के लिए प्रॉपर टाइम मिल सके। अगर ये तुरंत ऊपर नीचे होता रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव। तो ऐसे में जो उनके पास ऑलरेडी बॉडी के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कि एक्स्ट्रा रिजर्व में पड़ी होती है ऑक्सीजन, जो कि टिल द टाइम हम लोग ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तब तक हमारी बॉडी में कोई भी डिफरेंट रिएक्शन ना हो, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रहती है ताकि हम और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकें और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सकें।
When the body size of animals is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery in all parts of the body. अब डिफ्यूजन के द्वारा ही, यानी डिफ्यूजन कैसे होता है आपको पता है, प्रेशर के द्वारा कि हाई प्रेशर हाई एरिया से लो की तरफ बहता है। लेकिन कम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि लार्ज एनिमल्स जो हैं उनके अंदर सिर्फ डिफ्यूजन काफ़ी नहीं रहती है ऑक्सीजन को बॉडी के सब पार्ट तक पहुंचाने के लिए, बल्कि instead respiratory pigments take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it. अब इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को लेते हैं हवा में से और फिर वो इसको टिश्यूज तक लेकर जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पर वो लेकर जाते हैं। कौन? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। अब इंसानों की बात करें तो हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन है, जिसको हम एक तरह से ब्लड भी बोलते हैं, जो कि विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन को बहुत आसानी से कैरी कर सकता है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पल्सेस। ये जो हीमोग्लोबिन है, ये पिगमेंट जो है ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन is and hence is mostly transported in the dissolved form in the blood. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है ऑक्सीजन से ज़्यादा, इस कारण से वो ब्लड के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से बाहर फेंकने का काम करते हैं। यानी कि यहाँ पर प्रोसेस ये होता है कि जो हमारी लंग्स रहती हैं यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब की जाती है, और ये देखिए लंग्स के अंदर क्या होता है हमारे, ये लंग्स हैं, तो लंग्स के अंदर जो हमारे ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, और दूसरी तरफ से बॉडी के अलग अलग पार्ट से क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है वो यहाँ पर पहुँचता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बॉडी से यहाँ से एक्सहेल कर दी जाती है, और ये ब्लड फिर से इसमें ऑक्सीजन ऐड करके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचा दी जाती है, ताकि फिर से सेल्स को अपनी वर्किंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए वो ऑक्सीजन मिल सके। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे।